मेरा नाम सॉन्ग लियो है। मेरे पास एक ऐसी पावर है जिससे मैं ऑब्जेक्ट की बातें सुन सकती हूँ और उनसे बात भी कर सकती हूँ, बिल्कुल लियांग की तरह। ये कहानी शुरू हुई ऐसे। मेरे अपने बाप ने मुझे धोखा दिया। मेरे सगे भाई और मेरे बाप की नाजायज बेटी ने मुझे सड़क किनारे फेंक दिया ताकि मैं ठंड से तड़प तड़प कर मर जाऊं। ये है इस ड्रामे की फीमेल लीड सॉन्ग लियो, जो काफी जख्मी है। आसपास भी कोई नहीं जो इसे बचा सके। बेचारी ठंड से तड़प तड़प कर वहीं मर जाती है। तभी करिश्मा होता है और वो जिंदा हो जाती है, मतलब के नोबल वर्ड में आ चुकी है। खुद से कहती है, हद है यार, कोई इतना बदनसीब भी होता है क्या। बुक में एंटर किया भी तो तब जब मेरी जान जाने वाली है। ऊपर से कहानी का एंड भी हो चुका। मुझे लगा था कि शायद अब मैं बाजी पलट दूंगी, लेकिन यहाँ तो सब खत्म हो गया। अभी वो फिर से मरने ही वाली थी कि एक आवाज आती है, वही रोड भैया जिसने पहले लियांग की जान बचाई थी। ओ मोहतरमा, कहीं मेरे ऊपर ही तो नहीं मरने वाली? प्लीज मुझ पर नहीं मरना। अगर तुम्हें मरना है तो कहीं और जाकर मरो। मैं नई ताजा बनी रोड तुम्हारी मौत से बिला वजह बदनाम हो जाऊंगा। पहले भी एक लड़की को मरने से बचाया था। क्या हमने सबको बचाने का ठेका ले रखा है क्या? उसकी बातें सुन सॉन्ग लियो सोचती है, ये कैसी आवाज है? लगता है मुझे हेलुसिनेशन हो गया है। मरने वाली हूँ तभी तो मुझे अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही हैं। तभी स्ट्रीट लाइट भी बोल पड़ती है, हाँ बिल्कुल, पिछली बार भी अपने आप को काला करने से बचाने के लिए उस बेचारी लड़की की हेल्प की थी। अब इस बार भी वही सब करना होगा क्या? जो सुनकर सॉन्ग लियो कहती है, मुझे लगता है मैं पागल हो गई हूँ। मुझे ये स्ट्रीट लाइट बोलती भी सुनाई क्यों दे रही है? फिर पूछती है, स्ट्रीट लाइट बहना, क्या तुम मुझसे बात कर रही हो? तो स्ट्रीट लाइट भी हैरान हो जाती है और कहती है, अरे वाह, ये हमें सुन सकती है। चलो कोई तो है जो हमारी बात सुन सकता है। तो रोड भैया कहता है, अगर तुम हमें सुन सकती हो तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि अभी 5 मिनट बाद यहाँ से एक कार गुजरने वाली है। अगर तुम खुद को बचाना चाहती हो तो उस कार को रोक लेना, नहीं तो इस सुनसान जगह पर तुम्हें बचाने कोई नहीं आने वाला। जो सुन सॉन्ग लियो कहती है, शुक्र है कोई तो होप मिली, नहीं तो मुझे लगा था कि मैं यहीं फ्रीज हो जाऊंगी। और हिम्मत करके वो स्ट्रीट लाइट के सहारे बैठ जाती है ताकि कोई उसे देख सके। तो स्ट्रीट लाइट बोल पड़ती है, कितनी बेवकूफ हो तुम, यहाँ कोने में आकर बैठ गई। ऐसे तो तुम किसी को भी दिखाई नहीं दोगी। मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ। और ब्लिंक ब्लिंक करने लगती है। तभी वहाँ एक कार आती है, वही रंगीली, जो कहती है, आज फिर से मेरे मालिक ने लेट नाइट तक काम किया। वैसे तुम लोगों को पता है मेरी वर्थ 10 मिलियन से भी ज्यादा है। जो सुनकर रोड भैया कहता है, आ गई दिखावा करने, इसका एटीट्यूड तो देखो, हर बार मुंह खोलती है तो अपनी कीमत बताना जरूरी समझती है। स्ट्रीट लाइट भी कहती है, हाँ बिल्कुल, हमारे रोड भैया को ही देख लो, इनके हर किलोमीटर की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 5 करोड़ है, लेकिन कभी घमंड नहीं दिखाया। तभी ड्राइवर की नजर सॉन्ग लियो पर पड़ती है तो वो अपने मास्टर मिस्टर ली से कहता है, सर वहाँ कोई लड़की है। जो देखकर मिस्टर ली उसे कार रोकने को कहता है, लेकिन तब तक सॉन्ग लियो बेहोश हो चुकी थी, इसलिए वो उसे कार में ही लेकर आ जाते हैं। थोड़ी देर बाद सॉन्ग लियो को होश आ जाता है तो वो मिस्टर ली के नील डाउन होकर कहती है, थैंक यू बॉस, आपने तो मेरी जान बचा ली, मैं तो बेचारी मरने वाली थी। तो मिस्टर ली हंसने लग जाते हैं और कहते हैं, तुम तो बहुत एनर्जेटिक लग रही हो, लगता है हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं। तो सॉन्ग लियो गौर से उन्हें देखने लगती है और कहती है, हॉस्पिटल जाना बहुत जरूरी है दादाजी, क्योंकि थोड़ी देर में आप मरने वाले हो। जो सुनकर असिस्टेंट उसे डांटने लगता है कि मेरे मास्टर ने तुम्हारी जान बचाई और एक तुम हो के उन्हें कर्ज दे रही हो, कैसी लड़की हो तुम। मिस्टर ली हंसकर कहता है, लगता है मैंने इंसान नहीं यमराज को ही गाड़ी में बिठा लिया है, जिसकी तरफ वो उंगली करेगा उसकी मौत की घंटी बजा देगा। सॉन्ग लियो कहती है, दादाजी ऐसे वक्त में भी आपको मजाक सूझ रही है, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ, अभी के अभी हॉस्पिटल चलिए, वरना आप सच में मर जाओगे। असिस्टेंट गुस्सा होकर कहता है, कितनी मनुष्य बातें करती हो तुम, अभी कभी कार से उतरो। मिस्टर ली उसे रोकता है। सॉन्ग लियो कहती है, नहीं मैं मजाक नहीं कर रही, आपके दिल ने मुझे खुद बताया है। और उनकी दिल की एक्टिंग करते हुए कहती है, 70 साल से मैं बिना रुके काम कर रहा हूँ, मुझे कभी एक मिनट का भी रेस्ट नहीं मिला। मेरे मास्टर बहुत ज्यादा काम करते हैं, जिसकी वजह से मेरी हालत खराब हो चुकी है। बस अब मैं आराम करना चाहता हूँ।
छोड़ो यार, अब जो होगा देखा जाएगा। मालिक ने कभी मेरी ठीक से कदर ही नहीं की। बस आधा घंटा और काम कर लेता हूँ, फिर मेरी जिम्मेदारी खत्म। उसकी बातें सुन मिस्टर ली भी सोच में पड़ जाते हैं। वो सोंग लियू से कहते हैं, क्या तुम श्योर हो कि मुझे हॉस्पिटल जाना चाहिए? असिस्टेंट कहता है, नाटक करी है, मुझे लगता है तुम्हारे पास हॉस्पिटल जाने के पैसे नहीं हैं, इसलिए ये सब ड्रामा करी हो ताकि हम तुम्हें हॉस्पिटल ले जाएं। सर, आप इसकी बातों पर ध्यान मत दें प्लीज, मुझे ये लड़की पागल लगती है। लेकिन सोंग लियू कहती है, दादाजी जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है, आपके पास इतना पैसा है तो अपनी जान की भी थोड़ी कदर करनी चाहिए, है ना? चाहे बात सच हो या ना हो, एक बार यकीन करके चेकअप करवाने में क्या जाता है। मिस्टर ली उसकी बात मानकर असिस्टेंट को हॉस्पिटल चलने को कहता है, जिसके बाद वो लोग हॉस्पिटल आते हैं जहां मिस्टर ली की तबीयत एकदम ठीक थी। सोंग लियू हैरान होकर सोचती है कि ग्रैंडपा की तबीयत तो एकदम ठीक है, तो क्या मेरी प्रेडिक्शन गलत निकली? नहीं यार, अभी भी 5 मिनट रहते हैं। वैसे दादाजी कहानी के सबसे बड़े और पावरफुल खानदान में से एक हैं। सोंग फैमिली जैसे तीसरे दर्जे का अमीर घराना तो ली फैमिली के सर्कल में घुसने के भी लायक नहीं, और सबसे बड़ी बात, उनके 6 पोते हैं और हर एक की शक्ल किसी हीरो से कम नहीं। तभी वहाँ एक डॉक्टर आता है। सोंग लियू जैसे ही उसे देखती है तो बस देखती ही रह जाती है। वो उसे बहुत हैंडसम लगता है। पता चलता है कि वो मिस्टर ली का ग्रैंडसन, मतलब कि ली फैमिली का 3rd यंग मास्टर ली यान है। वो मिस्टर ली से कहता है, ग्रैंडपा आप यहाँ क्या कर रहे हो? अभी कुछ दिन पहले ही तो आपका चेकअप हुआ है, आपकी बॉडी एकदम ठीक है। तभी असिस्टेंट कहता है, किसी ने कहा है कि हमारे ग्रैंडपा मरने वाले हैं। ली यान पूछता है, किसने कहा? फिर वो सोंग लियू से कहता है, क्या तुमने कहा? सोंग लियू सोचती है, ये जरूर ली फैमिली का 3rd यंग मास्टर ली यान है, जिन्हें भूलना आसान नहीं। हार्ट का सबसे बड़ा स्पेशलिस्ट, मॉडर्न मेडिसिन के साथ साथ चाइनीज मेडिसिन का भी एक्सपर्ट, बोले तो जीनियस डॉक्टर। ली यान कहता है, लड़की कहाँ खो गई हो, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। तो मिस्टर ली उसकी साइड लेते हुए कहता है, बस एक रूटीन चेकअप ही समझ लो, और वैसे भी इस लड़की के प्रिटेशन के मुताबिक अभी 5 मिनट बचे हैं मेरे मरने में। तभी वहाँ एक नर्स आती है जो मिस्टर ली के रिपोर्ट्स लेकर आई थी। वो ली यान को बताती है कि मिस्टर ली एकदम ठीक है। ली यान भी उनके पल्स चेक करता है और यही कहता है कि दादाजी की हेल्थ बिल्कुल ठीक है। फिर आप बार बार क्यों कह रहे हो कि आप 5 मिनट में मरने वाले हो? जो सुन असिस्टेंट तो सोंग लियू पर भड़क जाता है। अब बताओ लड़की, तुम झूठ क्यों बोल रही थी? हमारे चेयरमैन तो एकदम ठीक है, लेकिन तुम तो बोल रही हो कि वो 12 बजे मरने वाले हैं। मुझे पहले ही पता था, तुम बस चाहती थी कि हम तुम्हें हॉस्पिटल ले आएं ताकि तुम अपना वीआईपी इलाज करवा सको। इतनी छोटी सी उम्र में इतनी चालाकी तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? जो सुनकर ली यान भी उस पर गुस्सा करने लगता है और कहता है, तुम जैसी चालाक लड़कियों को मैं अच्छे से जानता हूँ। फिर सोचता है, मुझे भी कभी ऐसी ही एक लड़की ने धोखा दिया था। मासूम, बेचारी और सीधी सादी बनकर रहती हैं, लेकिन असल में वो सिर्फ अपने बारे में ही सोचती हैं। फिर सोंग लियू से कहता है, अब तुम्हारा मकसद पूरा हो गया, फिर अब तक यहाँ खड़ी क्यों हो? सोंग लियू सोचती है, टेंशन की बात नहीं, ग्रैंडपा हॉस्पिटल में ही है, उनकी जान बच ही जाएगी। मेरा मकसद वैसे भी पूरा हो गया। और वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी उसे चक्कर आने लगते हैं और वो गिरने वाली होती है, तो वो ली यान को पकड़ लेती है। ली यान अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करता है और कहता है, ये तुम क्या करी हो? तो सोंग लियू कहती है, मुझे अचानक चक्कर आ गए हैं, क्या आप मुझे इमरजेंसी में डॉक्टर को दिखा सकते हो? असिस्टेंट कहता है, मुझे पता है ये लड़की जरूर सजा से बचने के लिए नाटक करी है। ओए लड़की, अपना ये नाटक बंद करो। मिस्टर ली यान को तुम जैसी लड़कियां बिल्कुल भी पसंद नहीं। लेकिन ली यान को भी अपने ग्रैंडपा की तरह उस पर तरस आ जाता है। वो असिस्टेंट से कहता है, तुम इसे दूसरे रूम में एडमिट करवाओ। तो असिस्टेंट भी उसे वहाँ से ले जाता है। सोंग लियू के जाने के बाद ग्रैंडपा ली यान से कहते हैं, सोचा नहीं था कि तुम उसकी हेल्प करोगे। तो ली यान कहता है, अगर मैं हेल्प ना करता तो वो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ती। तभी ठीक 12 बज जाते हैं, जिसके साथ ही मिस्टर ली की तबीयत बिगड़ने लगती है। उनके मुंह से खून भी निकलने लगता है, जो देखकर ली यान एकदम परेशान हो जाता है। तभी उसकी नज़र घड़ी में पड़ती है जहां 5 मिनट पूरे हो चुके थे। कहता है, यानी उस लड़की की
प्रेडिक्शन एकदम करेक्ट थी। वो फटाफट से ग्रैंडपा का ट्रीटमेंट शुरू करवा देता है। लकीली वो हॉस्पिटल में ही थे, इसलिए उनकी जान बच जाती है। ली यान को सॉन्ग लियो के साथ अपने बिहेवियर के लिए बहुत बुरा लग रहा था। वो तो इसके ग्रैंडपा की जान बचाना चाहती थी, जबकि इन सब ने उसे ठग समझा। वो ये सब सोच रहा होता है कि तभी वहाँ पर एक लेडी आ जाती है जो ली यान की आंटी है। वो अपने डैड के लिए बहुत परेशान थी। ली यान उससे कहता है, आप प्लीज परेशान मत हो, ग्रैंडपा अब खतरे से बाहर है, अभी बेहोश हैं, लेकिन बहुत जल्द ही उन्हें होश आ जाएगा। मिसेस ली कहती है, लेकिन ये सब इतना अचानक कैसे हो गया? तभी असिस्टेंट कहता है, हाँ ये सब हुआ तो अचानक ही है, लेकिन हमें उस लिटिल गर्ल को थैंक यू कहना चाहिए जिसने मास्टर की जान बचाई। अगर उसके कहने पर हम मास्टर को यहाँ हॉस्पिटल ना लेकर आते तो बहुत कुछ हो सकता था। पहले तो मैंने भी उसे झूठा ड्रामेबाज समझा, लेकिन अब मुझे रियलाइज हो गया है कि मैं कितना बड़ा उल्लू का पट्टा हूँ, और अपने मुंह पर थप्पड़ मारने लगता है। तभी वहाँ पर सॉन्ग लियो ग्रैंडपा से मिलने आती है। असिस्टेंट पहले जो उसे निकालने पर तुला हुआ था, अब उसे रिस्पेक्ट देने लगता है और उससे माफी मांगने लगता है। तो सॉन्ग लियो कहती है, मुझे खुशी है कि मेरी वजह से ग्रैंडपा की जान बच गई। वो उसे अंदर ले आता है और कहता है, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, प्लीज आप बैठ जाइए। ली यान भी उससे माफी मांगता है और कहता है, मैंने भी तुम्हें गलत समझा और तुम पर चिल्लाया भी, इसके लिए आई एम रियली सॉरी। तो सॉन्ग लियो कहती है, हैं तुम मुझ पर चिल्लाए थे क्या? मुझे तो याद भी नहीं। जो सुन ली यान सोचता है, लगता है इसने तो मेरी बात में छुपे ताने को भी नहीं समझा। ये लड़की कितनी मासूम है और मैंने इसे ड्रामेबाज समझा। फिर सॉन्ग लियो से कहता है, मैंने पहले तुम्हें गलत समझा, इसके लिए सॉरी, लेकिन अब जबकि मुझे सच पता चल गया है तो तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो। इस हॉस्पिटल का सबसे अच्छा रूम मैं तुम्हारे लिए अरेंज करवा दूंगा और तुम्हारे ट्रीटमेंट के सारे खर्चे भी मैं उठा लूंगा। तो सॉन्ग लियो कहती है, अरे नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, ग्रैंडपा की जान बच गई, मेरे लिए यही काफी है, और वैसे भी उन्होंने भी तो मेरी जान बचाई, इसलिए हिसाब बराबर हो गया। तभी मिसेस ली सॉन्ग लियो को देख मन ही मन कहती है, ये लड़की कितनी अच्छी है, लेकिन पता नहीं क्यों इसे देखकर मुझे मेरी बेटी की याद आ गई। वो इसी की ही एज की होगी, लेकिन अगर वो इसकी जगह होती तो अब तक बहुत सारे डिमांड्स कर चुकी होती। नहीं, ये मेरी वो नाशुक्री बेटी भला कैसे हो सकती है? फिर वो अपने बैग से एक कार्ड निकाल कर सॉन्ग लियो की तरफ बढ़ाती है और कहती है, तुम्हें नहीं पता तुमने हम पर कितना बड़ा एहसान किया है, इसलिए मैं तुम्हें ये 5 मिलियन देकर तुम्हें थैंक यू कहना चाहती हूँ, प्लीज मना मत करना। तो सॉन्ग लियो उन्हें गौर से देखने लगती है, जिसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें मिसेस ली उसके पास बैठी होती है और उसे कहती है, क्या तुम मॉम और डैड के डिवोर्स से एग्री करती हो? तो सॉन्ग लियो उनसे कहती है, मॉम अगर आप इस फैसले से खुश रहेंगी तो मैं आपके साथ हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आपको सपोर्ट करूंगी, आप बस खुश रहिए। तो वो उसे हक करके रोने लगती है, कहती है, बेटा मुझे माफ कर दो, ये सब मेरी गलती है, मैं तुम्हें एक कंप्लीट फैमिली नहीं दे पाई। प्रेजेंट में सॉन्ग लियो उन्हें देख पहचान जाती है कि यही सॉन्ग लियो की बायोलॉजिकल मदर है, लेकिन शायद उसकी मॉम ने अब तक उसे नहीं पहचाना था, इसलिए वो अपनी मॉम को अपना नाम बताती है। जो सुनकर वो एकदम शॉक्ड हो जाती है और मन ही मन कहती है, तो ये सच में मेरी बेटी है। बाकी सब भी काफी शॉक थे। असिस्टेंट कहता है, इसका मतलब तुम सॉन्ग फैमिली की बेटी हो? तो सॉन्ग लियो कहती है, हाँ आपने बिल्कुल ठीक समझा। जो सुनकर लियान कहता है, ऐसा है तो तुम वहाँ तूफान में क्या कर रही थी? तुम तो लगभग ठंड से मरने वाली थी। तो सॉन्ग लियो कहती है, आपको क्या लगता है मैं इतनी रात में वहाँ घूमने निकली थी, वो भी पजामास में? मुझे मेरे सगे बाप, सगे भाई, मेरे बाप की महबूबा और उनकी नाजायज बेटी ने मिलकर घर से निकाल दिया और मुझे मरने के लिए छोड़कर वहाँ से चले गए, क्योंकि वो मुझसे ज्यादा अपनी अडॉप्टेड बेटी से प्यार करते हैं। ये सब सुनकर सॉन्ग लियो की मॉम को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो मन ही मन कहती है, ये सब क्या चल रहा है? वो लोग मेरी बेटी को ऐसे ठंड में मरने के लिए कैसे छोड़ सकते हैं? यहाँ हमें ये पता चलता है कि जब सॉन्ग लियो के मॉम डैड की डिवोर्स होने वाली थी तो सॉन्ग लियो ने अपनी मॉम से प्रॉमिस किया था कि वो उनके साइड पर ही रहेगी, लेकिन जब कोर्ट में उनसे पूछा गया कि वो अपने मॉम और डैड में से किसे चूज करना चाहती है तो उस वक्त उसने अपने डैड की साइड ली थी, जो देखकर उसकी मॉम को बहुत दुख हुआ था और उन्होंने दोबारा कभी भी उससे कोई भी कांटेक्ट करने की कोशिश तक नहीं की थी। सॉन्ग लियो उन्हें बताती है कि सौतेली माँ के आते ही मेरा अपना बाप बदल गया। मेरी स्टेप सिस्टर ने मुझ पर इल्जाम लगाया कि मैंने
कंपनी की सीक्रेट फाइल चुरा कर राइवल कंपनी को बेच दी है और मेरे मतलबी बाप और भाई ने भी उसकी बात को सच मान लिया और मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मिसेस ली पूछती है, क्या तुम्हारे डैड का नाम शी होंग और तुम्हारे भाई का नाम शेंग है? सोंग लियू हाँ कहती है तो वो एकदम चुप हो जाती है। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब कैसे रिएक्ट करे, जो देखकर सोंग लियू मन ही मन कहती है, असली वाली बेटी ज्यादा बोलती नहीं थी, लेकिन मैं चुप रहने वाले में से नहीं हूँ। क्यों ना इस मौके का फायदा उठाकर मॉम के साथ सारी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर कर दूं और उन्हें बता दूं कि मैं उनकी बेटी हूँ। लेकिन वो जैसे ही सच्चाई बताने लगती है तभी ग्रैंडपा को होश आ जाता है। वो गुस्से में सोंग फैमिली को बुरा भला कहते हुए बोलते हैं, कैसे अजीब लोग हैं, इतनी प्यारी बच्ची को घर से बाहर निकाल दिया। तो लियान कहता है, शुक्र है ग्रैंडपा आपको होश आ गया, अब आपकी तबीयत कैसी है? लेकिन वो उसकी बात को इग्नोर करके सोंग लियू से कहते हैं, तुम फिक्र मत करो, मैंने अपना माइंड बना लिया है। आज और अभी से तुम मेरी अडॉप्टेड डॉटर हो। अब से तुम मुझे ग्रैंडपा नहीं बल्कि डैड कहकर बुलाओगी। जो सुनकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं और एक साथ ना कहते हैं। सोंग लियू मन ही मन कहती है, अगर ग्रैंडपा ने सच में मुझे अडॉप्ट कर लिया तो मैं अपनी मॉम को सिस्टर कहकर बुलाऊंगी। अरे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वहीं लियान भी सोंग लियू की तरफ देख सोच रहा होता है, ये तो मुझसे भी काफी छोटी है, तो क्या मैं इसे आंटी कहकर बुलाऊंगा? ऐसा नहीं हो सकता, ये कितना अजीब है। तभी ग्रैंडपा कहते हैं, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, आज से सोंग लियू मेरी बेटी है। तो मिसेस ली उनसे कहती है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। जिस पर ग्रैंडपा उससे कहते हैं, तुम इतने सालों से ली फैमिली में शादी करके रह रही हो और हमेशा अपनी हद और तमीज में रही हो, इसी वजह से ली फैमिली के बच्चों ने एक एक करके तुम्हें एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन अब तुम मेरी बातों पर शक करने लगी हो, उन पर सवाल उठाने लगी हो। तुम में कब से इतनी हिम्मत आ गई कि तुम मेरे फैसलों पर सवाल करो? भूलो मत, मेरा फैसला आखिरी फैसला होता है और कोई भी मेरे ऑर्डर पर सवाल नहीं कर सकता। यहाँ हमें ये पता चलता है कि मिसेस ली असल में इनकी बेटी नहीं बहू है। तो वो कहती है, नहीं ऐसी बात नहीं है, सच तो ये है कि सोंग लियू मेरी रियल डॉटर है। जो सुनकर वो हंसने लगते हैं और कहते हैं, अब तुम मुझसे एक लड़की के लिए लड़ाई करोगी? तभी सोंग लियू कहती है, ये ठीक कह रही हैं ग्रैंडपा, ये मेरी रियल मदर हैं। बेचारों को सदमे पर सदमे पड़े जा रहे हैं। ग्रैंडपा कहते हैं, अच्छा तो ये है तुम्हारी वो अनग्रेटफुल बेटी जिसके बारे में तुमने बताया था, लेकिन ये तो कहीं से भी वैसी नहीं जैसा तुमने बताया था, बल्कि ये तो बहुत प्यारी, काइंड और मासूम सी लड़की है। जो सुनकर सोंग लियू एकदम खुश हो जाती है और ग्रैंडपा से कहती है, आपने बिल्कुल ठीक पहचाना मुझे। तो वो सभी स्माइल करने लगते हैं। फिर सोंग लियू अपनी मॉम से कहती है, उस दिन मैंने आपको धोखा नहीं दिया था, बल्कि वो शेंग और डैड थे जिन्होंने मुझे फोर्स किया। शेंग ने मुझसे कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए वो मुझे आपके साथ जाने नहीं देगा, और अगर फिर भी मैंने ऐसा करने की कोशिश की तो डैड आपको डिवोर्स नहीं देंगे। मुझे पता है आप डैड के साथ खुश नहीं थी, इसलिए मैंने उनकी बात मान ली। जो सुनकर उसकी मॉम हैरान रह जाती है और कहती है, क्या तुम सच बोल रही हो? तो वो कहती है, हाँ डैड ने मुझे अपने पास इसलिए रखा क्योंकि वो चाहते थे कि आप वापस आए और उनसे भीख मांगे। वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं, उन्होंने मुझे बिल्कुल भी अच्छे से ट्रीट नहीं किया। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी मॉम वापस आकर उनसे भीख मांगे और पूरी लाइफ एक मिस्ट्रेस की जिंदगी गुजारे। जो सुनकर उसकी मॉम को उसके लिए बहुत बुरा लगता है। वो उससे माफी मांगते हुए कहती है, मुझे पता है ये सब मेरी वजह से हुआ, तुमने कितना कुछ बर्दाश्त किया है, मॉम को माफ कर दो बेटा। जिसके बाद ग्रैंडपा स्माइल करते हुए कहते हैं, अब जबकि सच सबके सामने आ गया कि सोंग लियू मेरी ग्रैंड डॉटर है तो मैं बहुत खुश हूँ। और लियान से कहते हैं, तुम अपने बड़े भाई को वापस बुलाओ और उससे कहो कि ग्रैंड फंक्शन अरेंज करे। मैं सबके सामने अनाउंस करूंगा कि सोंग लियू मेरी पोती है। तो वो कहता है, ठीक है मैं भी उनकी हेल्प करूंगा, आफ्टर ऑल मुझे भी बिग ब्रदर होने का फर्ज तो अदा करना है ना। और सोचता है ये मेरी बहन बनने के लिए ज्यादा सूटेबल है। दूसरी तरफ हम मिस्टर ली के बेटे ली टैंग को देखते हैं जो बड़े मजे से न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एक हैंडसम मुंडा आता है। ये है ली फैमिली का सबसे छोटा बेटा शिंग यू। वो अपने डैड से कहता है, डैड मैं ठीक तो लग रहा हूँ ना, आज पहली बार सिस्टर घर आ रही है। तो मिस्टर टैंग मन ही मन कहते हैं, ओह नो मैं तो कपड़े चेंज करना ही भूल गया। तभी वहाँ एक सर्वेंट आती है तो शिंग यू उनसे पूछता है, क्या मेरी सिस्टर आ गई? तो वो कहती है, नहीं वो अभी सोंग फैमिली गई है अपना सामान पैक करने, उसके बाद ही यहाँ आएगी। तो ये सुन मिस्टर टैंग को रेडी होने के लिए टाइम मिल जाता है, वो वहाँ से चले जाते हैं। तो
चिंग्यू कहता है, अरे डैड आप कहाँ जा रहे हो, सिस्टर कभी भी आती होगी। दूसरी तरफ हम सोंग लू को देखते हैं जो सोंग फैमिली आती है। सर्वेंट उसे अजीब नजरों से देख रही होती है, लेकिन वो उन्हें इग्नोर करके अपने रूम में चली आती है और अपना मोबाइल फोन उठाती है तो उसका मोबाइल फोन खुशी से कहता है, अरे बॉस आप वापस आ गए, मुझे पता था आप मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती। लेकिन सोंग लू उसकी बात का फिलहाल कोई जवाब नहीं देती। तभी उसका लैपटॉप मोबाइल से कहता है, तुम तो चुप ही रहो, तुम चाहे जो भी कर लो लेकिन मेरी जैसी नहीं बन सकती। सच तो ये है कि बॉस मुझे लेने वापस आई है। तो सोंग लू से भी उठा लेती है, जो देखकर लैपटॉप खुश हो जाती है और सोंग लू से कहती है, आई मिस यू सो मच, मुझे पता था तुम जरूर वापस आओगी। तो मोबाइल कहती है, तुम अपना ये बकबक अब बंद करो, शुक्र करो कि बॉस हमारी बातें नहीं सुन सकती, नहीं तो वो तुम्हारी बातें सुनकर तुम्हें अब तक नीचे फेंक चुकी होती। उनकी लड़ाई देख सोंग लू स्माइल करने लगती है, लेकिन वो उन्हें शो नहीं करती कि वो उनकी बातें सुन सकती है। सोंग लू अपना सामान लेकर नीचे आती है तो वहाँ पर उसकी स्टेप सिस्टर लिंसी बैठी होती है, जो सोंग लू को देख कहती है, हेलो बहना तुम वापस आ गई, कहाँ थी तुम, पता है मुझे तुम्हारी कितनी फिक्र हो रही थी। तो सोंग लू स्माइल करने लगती है और कहती है, फिक्र और मेरी, सीधा कहो ना कि तुम ये जानना चाहती हो कि उस दिन में बच कैसे गई, क्योंकि तुम लोग मुझे मरने के लिए छोड़ कर गए थे। तो लिंसी मन ही मन कहती है, ये इतनी चेंज कैसे हो गई और इसमें इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई कि ये मेरे सामने से बात कर सके। फिर कहती है, बहना तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हो। सोंग लू उसे इग्नोर करके जाने लगती है तो वो उसका हाथ पकड़कर कहती है, कहाँ जा रही हो बहना, तुम गलत समझ रही हो। उस दिन डैड और भाई थोड़ा गुस्से में थे, लेकिन आज अगर तुम उनसे ठीक से माफी मांगोगी तो वो तुम्हें जरूर माफ कर देंगे, और अपने डैड और भाई को आवाज देने लगती है। तो सोंग लू मन ही मन कहती है, तो ये है इस कहानी की विलन, इसकी वजह से ओरिजिनल सोंग लू को बहुत कुछ फेस करना पड़ा। ये अडॉप्टेड बेटी 5 साल की उम्र में ही सोंग फैमिली में आ गई थी और उसके बाद इसने सोंग लू से उसका सब कुछ छीन लिया, इवन के उसके डैड और भाई को भी अपने साइड कर लिया, और तो और सोंग लू के फियांसे को भी सेड्यूस करके अपना फियांसे बना लिया। और अब देखो कितनी नौसट बनने की एक्टिंग करी है। फिर लिंसी से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहती है, तुम ये नाटक क्यों करी हो, यहाँ हम दोनों के सिवा कोई भी नहीं, तो प्लीज अपना ये ड्रामा बंद करो। लेकिन लिंसी और भी इनोसेंट बनने का नाटक करती है और कहती है, सिस्टर ये तुम क्या कह रही हो, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तो सोंग लू को ये हजम नहीं होता, कहती है, तुम कितनी घटिया हो यार, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती, और वहाँ से जाने लगती है। तो लिंसी ऐसा प्रिटेंड करती है जैसे सोंग लू ने उसे धक्का देकर नीचे गिराया। वो ये सब अपने भाई और डैड को दिखाने के लिए करी है, ताकि वो लोग यही समझे कि सोंग लू फिर से लिंसी को बुली करी है। और ऐसा ही होता है, डैड और शेंग जैसे ही लिंसी को गिरावा देखते हैं तो उसकी फिक्र करने लगते हैं। डैड सोंग लू को बुरा भला कहने लगते हैं और कहते हैं, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम फिर से लिंसी को बुली करी हो। तो लिंसी इनोसेंट बनते हुए कहती है, आप प्लीज बहना को कुछ मत कहिए, इसने मुझे धक्का नहीं दिया बल्कि मैं तो खुद ही गिर गई थी। जो सुनकर सोंग लू को हंसी आ जाती है। वो मन ही मन कहती है, अरे वाह क्या एक्टिंग करती है, मेरा तो क्लैपिंग करने का दिल कर रहा है। शेंग सोंग लू पर चिल्लाते हुए कहता है, एहसान फरामोश, तुम यहाँ लेने क्या आई हो? जिस दिन तुमने बिट के पेपर चोरी किए हैं उस दिन से हमारे सारे रिश्ते खत्म हो गए। अगर तुमने टेंडर डॉक्यूमेंट जियांग जी को लीक ना किया होता तो सोंग फैमिली टेंडर हार कैसे सकती थी। तो सोंग लू कहती है, कैसे अजीब इंसान हो तुम, मैं आखिरी बार बोल रही हूँ कि मैंने कोई चोरी नहीं की, वो तो लिंसी थी जिसने बिट डॉक्यूमेंट चुराए थे। जो सुनकर डैड उस पर गुस्सा करने लगते हैं और कहते हैं, तुम्हें शर्म आनी चाहिए अपनी ही बहन पर इल्जाम लगाते हुए। तुम अब भी अपनी बहन को बुरा भला कह रही हो जबकि वो तुम्हारी साइड ले रही है। तुम उस रात बच कैसे गई, तुम्हें तो मर जाना चाहिए था। जो सुनकर सोंग लू मन ही मन कहती है, अच्छा तो डैड यही चाहते थे कि मैं मर जाऊं, इसलिए उन्होंने मुझे उस रात स्नोफॉल में मरने के लिए छोड़ दिया था। तभी पास रखा जग भी गुस्से से बोल पड़ता है, ये फैमिली कितनी घटिया है, मुझे तो गुस्सा आ रहा है। सुनो लड़की, मुझे उठाओ और इस बुड्ढे के सर पर दे मारो ताकि इसका सर फट जाए। तभी शैंडलियर यानी झूमर भी बोल पड़ता है कि इन्हें तो बस सोंग लू को तंग करना आता है, अब मेरा गुस्सा सच में फटने वाला है। तो बाकी सब भी गुस्से से बोलने लगते हैं कि ये लोग बहुत जालिम हैं, इनको अच्छे से सबक सिखाना ही चाहिए, और गुस्से से हिलने लगते हैं। जो देखकर सोंग फैमिली को लगता है कि शायद अर्थक्वेक आ गया है, तो वो काफी घबरा जाते हैं। तभी झूमर गुस्से से कहने लगता है, इनकी तो ऐसी
जैसी की तैसी इस बेचारी लड़की पर इतना जुल्म करने के बाद भी ये लोग उसे ये बुरा भला कह रहे हैं। अब मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा और गुस्से से उनके ऊपर गिरने लगता है। तो शैंग लिंशी को लेकर साइड हो जाता है, पर मिस्टर सॉन्ग झूमर से नहीं बच पाता, उनकी टांग जख्मी हो जाती है। वो इन सब का जिम्मेदार भी सॉन्ग ल्यू को ही ठहराते हैं, यहाँ तक कि वो उसे मनहूस भी कह देते हैं, जो सुनकर झूमर कहने लगता है ये कैसा बंदा है, इतनी चोट खाने के बाद भी सुधरा नहीं, बल्कि सॉन्ग ल्यू को ही बुरा भला कह रहा है। गलती हो गई जो मैंने इसकी टांग जख्मी कर दी, मुझे तो उसको जान से मार डालना चाहिए था। सॉन्ग ल्यू वहाँ से जाने लगती है तो तभी लिंशी उसे रोकती है और कहती है तुम देख भी रही हो कि डैड कितने जख्मी हैं और फिर भी जा रही हो, तुम डैड को इस हालत में छोड़कर कैसे जा सकती हो, इतनी भी बेरहम मत बनो। तो सॉन्ग ल्यू कहती है अभी थोड़ी देर पहले ही तो तुम लोगों ने मुझे सारे रिश्ते नाते खत्म कर दिए और अब तुम कह रही हो कि मुझे इतना बेरहम नहीं बनना चाहिए। क्या डैड का ख्याल तुम अकेले नहीं रख सकती जो तुम्हें मेरी जरूरत है? वैसे मुझे नहीं लगता कि डैड मुझे अपनी सेवा करवाने देंगे। सही कहा ना? सॉन्ग ल्यू की ये बातें सुन कोई खुश हो या ना हो, लेकिन घर की सारी चीजें खुश हो जाती हैं। झूमर कहता है अरे वाह, फाइनली इस लड़की ने अपने लिए स्टैंड ले ही लिया और बाकी सब भी खुश हो जाते हैं कि सॉन्ग ल्यू अब पहले जैसी बेचारी नहीं रही, वो अपने लिए लड़ना सीख गई है। सॉन्ग ल्यू का एटीट्यूड देख लिंची मन ही मन कहती है ये इतनी कैसे बदल गई, और सॉन्ग ल्यू से कहती है तुम ये कैसी बातें कर रही हो, ऑफ कोर्स डैड का ख्याल रखने के लिए मुझे तुम्हारी जरूरत है, मैं अकेली डैड का ख्याल नहीं रख सकती। तो सॉन्ग ल्यू कहती है मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ, मुझे पता है तुम मुझे यहाँ बस इसलिए रोक रही हो ताकि तुम मुझे एम्बैरस कर सको। तभी सॉन्ग ल्यू का बैग कहता है एग्जैक्टली ये यही करने वाली थी, शुक्र है हमारी नॉनसेंस सॉन्ग ल्यू को इसका असली चेहरा दिख गया। तभी लिंशी कहती है नहीं ऐसी बात नहीं है सिस्टर, मैं तो बस तुम्हें इसलिए रोकना चाहती थी क्योंकि मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी, मैंने सोचा तुम कहाँ जाओगी। तो शैंग लिंशी से कहता है तुम अब भी इसे सिस्टर कहकर क्यों बुला रही हो, इस लड़की से अब हमारा कोई रिश्ता नहीं, डैड ने इसे सॉन्ग फैमिली से निकाल दिया है, तो अब ये हमारी सिस्टर नहीं। जो सुनकर लिंशी बहुत खुश हो जाती है और मन ही मन सॉन्ग ल्यू पर हंसते हुए कहती है देख लिया तुमने, आज तुम्हारे डैड और भाई दोनों मेरे ही हैं। सॉन्ग ल्यू कहती है तुम लोगों ने मुझे समझ क्या रखा है, मैं यहाँ तुम लोगों के लिए नहीं आई, वैसे भी मेरे पास मेरे खुद के 6 भाई हैं, शैंग जैसे इडियट ब्रदर मुझे चाहिए नहीं, इसे तुम ही संभाल कर रख लो। और वहाँ से जाने लगती है। लिंशी उसको आवाज देती है और कहती है लेकिन ये तो बताती जाओ कि तुम्हारे 6 ब्रदर एकदम से कहाँ से आ गए, लेकिन वो उसे कोई जवाब नहीं देती और बाहर जाने वाली होती है कि तभी वहाँ उसकी मॉम आ जाती है, जिसे देखकर सब लोग शॉक थे। सॉन्ग ल्यू स्माइल करती है और कहती है मॉम आप यहाँ क्या कर रही हो? तो वो कहती है तुम्हें काफी टाइम हो गया था वापस नहीं आई, तो मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी, इसलिए मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे यहाँ आ गई। लिंशी उन्हें देख मन ही मन कहती है ये वापस क्यों आई है, कहीं ये मेरी मॉम से ये फैमिली वापस लेने तो नहीं आई? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। जबकि मिस्टर सॉन्ग को तो अपनी ही पड़ी हुई थी, वो अपने टांग से झूमर हटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बहुत भारी था, तो मन ही मन कहते हैं मैं हमेशा से चाहता था कि ये वापस आ जाए, लेकिन मेरी किस्मत तो देखो ये किस टाइम वापस आई है, ओ गॉड ये कितना एम्बैरेसिंग है। फिर इतराते हुए सॉन्ग ल्यू की मॉम से कहता है ओ तो तुम्हें मुझे छोड़ने का रिग्रेट हो ही गया, उस विलेजर हस्बैंड के साथ गुजारा नहीं हो रहा था, इसलिए मेरी याद आ गई और तुम मेरे पास वापस चली आई। सॉन्ग ल्यू हैरान होकर सोचने लगती है शायद इन्हें मॉम के हस्बैंड के बारे में नहीं पता, तभी तो वह ऐसी फालतू बातें कर रहे हैं। भला ली फैमिली के हेड की वाइफ को किस चीज की कमी हो सकती है। फ्लैशबैक से पता चलता है कि लिंशी ने ही अपने डैड को बताया था कि उनकी एक्स वाइफ ने एक फार्मर से शादी कर ली, क्योंकि उसने उन्हें एक दिन फील्ड्स में देखा था जहां वो फोटोग्राफी के लिए आई थी, लेकिन लिंशी को लगा कि शायद उन्होंने एक फार्मर से शादी की, इसलिए मिस्टर सॉन्ग उन्हें एक फार्मर की वाइफ समझ रहे थे। प्रेजेंट में लिंशी की मॉम उनसे कहती है इतनी अकड़ किस बात की है तुम में, बस पैदा ही एक अच्छे खानदान में हुए हो, इसके अलावा कोई खूबी नहीं है तुम्हारे पास, और अगर मैं एक फार्मर की वाइफ हूँ तो उसमें बुरा ही क्या है। और उसकी बात समझते हुए सॉन्ग
लियू भी कहती है हाँ इसमें बुरा ही क्या है, इनफैक्ट फार्मर से ही हमारी कंट्री चल रही है, खाने की हर चीज वही लोग उगाते हैं और वैसे भी किसी महान आदमी ने कहा था कि मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती। जो सुनकर सोंग लियू की मॉम हंसने लगती है। सोंग लियू उनसे कहती है मेरी मॉम के 6 बेटे हैं, यानी मेरे पास 6 भाई हैं। जो सुनकर लिनशी हंसने लगती है और कहती है हाँ वो सब भी तुम्हारी मॉम और इनके हस्बैंड की तरह फार्मर ही होंगे। तुम्हें पता है ग्रैंडपा ली ने एक पार्टी अरेंज की है जिसमें वो अपनी ग्रैंड डॉटर को सबसे इंट्रोड्यूस करवाने वाले हैं और उनके 6 ग्रैंड सन्स भी हैं। पता है वो सब के सब ऑसम हैं। जो सुनकर सोंग लियू को तो हंसी आ जाती है। वो मन ही मन कहती है इस बेचारी को क्या पता कि ली फैमिली की ग्रैंड डॉटर कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूँ। वैसे अगर लिनशी को ये बात पता चल गई तो ये जलन के मारे मर ही जाएगी। लिनशी अपने बैग से क्रेडिट कार्ड निकाल कर सोंग लियू की मॉम की तरफ बढ़ाती है और उनकी इंसल्ट करते हुए कहती है मुझे पता है आप बहुत मुश्किल से कुछ पैसे कमा पाती हो, लेकिन आप फिक्र मत करो, मेरा दिल बहुत बड़ा है, ये रख लो आपके काम आएगा। तो शेंग उसके हाथ से क्रेडिट कार्ड लेकर कहता है ये चाहे कितनी भी मुश्किल में क्यों ना हो लेकिन हम इनकी कोई हेल्प नहीं करेंगे क्योंकि इनका हमसे कोई लेना देना नहीं। जो सुनकर सोंग लियू की मॉम को थोड़ा बुरा लगता है। वो सोंग लियू से कहती है तुम्हारा सारा सामान पैक हो गया तो चलें। सोंग लियू हाँ कहती है, लेकिन तभी झूमर भैया कह पड़ते हैं प्लीज मुझे भी अपने साथ ले चलो, मुझे यहाँ नहीं रहना। जो सुनकर वो अपनी मॉम की बॉडीगार्ड से कहती है इस शैंडलियर को भी अपने साथ ले चलो, लेकिन तभी बाकी सामान भी कहने लगते हैं हमें भी आपके साथ जाना है, लेकिन सोंग लियू इग्नोर करके चली जाती है। अब वो घर के सारे सामान तो अपने साथ नहीं ले जा सकती थी ना। उनके जाने के बाद लिनशी कहती है ये लोग कितने गरीब हैं, एक टूटा हुआ झूमर भी नहीं छोड़ा, वो भी अपने साथ ले गए। और मन ही मन खुश होने लगती है कि अच्छी बात है सोंग लियू अपनी मॉम के साथ विलेज में चली गई। एट दी एंड अब सब कुछ मेरा ही होगा। दूसरी तरफ सोंग लियू अपनी मॉम के साथ घर जा रही होती है। तभी उसकी मॉम की रिंग, नेकलेस और जेट ब्रेसलेट एक दूसरे से बात करने लगते हैं कि सोंग फैमिली हमारे मास्टर को इतनी गरीब कैसे कह सकते हैं, क्या वो लोग अंधे थे जो हमें नहीं देखा, हमारी वैल्यू उनकी पूरी फैमिली से भी ज्यादा है। जो सुनकर सोंग लियू हंसने लगती है तो उसकी मॉम कहती है तुम हंस क्यों रही हो। तो सोंग लियू बात बदल देती है और कहती है मैं अपनी मॉम के साथ जा रही हूँ ना, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। तभी उसकी नजर उसी स्ट्रीट लाइट पे पड़ती है जिसने उसकी जान बचाई थी। तो वो कार रोकती है और स्ट्रीट लाइट को थैंक यू कहती है। स्ट्रीट लाइट भी उसे देखकर बहुत खुश होता है और कहता है मुझे खुशी है कि तुम ठीक हो। सोंग लियू से कहती है तुमने मेरी बहुत हेल्प की, इसलिए मैंने सोचा है कि तुम्हारे लिए कस्टमाइज कपड़े बनवाऊंगी या फिर तुम्हें यहाँ से हटाकर अपने साथ ही ले जाऊंगी। तो स्ट्रीट लाइट कहता है मुझे अच्छा लगा कि तुमने मेरे बारे में इतना सोचा, लेकिन मैं फिर भी सड़क किनारे रहकर और ज्यादा लोगों की जिंदगी रोशन करना चाहता हूँ। यही तो स्ट्रीट लाइट का फर्ज है और मैं कोई आम स्ट्रीट लाइट नहीं हूँ, मेरी सरकारी नौकरी है, मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, किसी का प्राइवेट एम्प्लॉय नहीं बनना चाहता। तो सोंग लियू कहती है ठीक है जैसा तुम्हें ठीक लगे। और रोड भैया से भी कहती है मैं बहुत जल्द तुम्हारा भी रेनोवेशन करवाऊंगी। जो सुनकर रोड भैया भी खुश हो जाता है, लेकिन सोंग लियू की मॉम उसे ऐसे रोड और स्ट्रीट लाइट से बात करता हुआ देखकर परेशान हो जाती है। वो मन ही मन कहती है शायद मेरी बेटी पागल हो गई है, इस सोंग फैमिली ने मेरी बेटी को इतना टॉर्चर किया कि वो स्ट्रीट लाइट से भी बात करने लग गई है। सीन शिफ्ट होता है मिस्टर टैंग की तरफ जो बड़े अच्छे से तैयार होकर आते हैं। तो शिंग यू कहता है आप इतना तैयार होकर क्यों आए हो, क्या आप सिस्टर के सामने मेरा इंप्रेशन खराब करना चाहते हो क्या। तो वो हंसने लगते हैं और कहते हैं तुम्हें पता है आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे हमेशा से ही एक बेटी चाहिए थी और आज मेरा वो सपना भी पूरा होने जा रहा है। तभी वहाँ पर एक सर्वेंट आती है जो उन्हें बताती है कि मैडम आ गई है। तो वो दोनों सोंग लियू को देखने के लिए काफी एक्साइटेड हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही सोंग लियू उसके सामने आती है तो शिंग यू हैरान रह जाता है और कहता है तुम यहाँ। जो सुनकर उसकी मॉम कहती है क्या तुम सोंग लियू को पहले से जानते हो। तो वो कहता है ऑफ कोर्स, इसे कौन नहीं जानता, ये हमारे स्कूल की सबसे फेमस लड़की जो है। तो उसकी मॉम खुश होकर कहती है फिर तो अपनी बहन का अच्छे से ध्यान रखना होगा तुम्हें। जिस पर वो स्माइल करके कहता है हाँ जरूर। सोंग लियू सोचती है मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि लिनशी का सबसे वफादार चमचा ली शिंग यू असल में ली फैमिली का यंग मास्टर है। काफी गहरी चाल चली है इसने, सबसे अपनी
अपनी पहचान छुपा कर रखी। तभी पता चलता है कि शिंग्यू तो लिनशी को लाइक करता है, इसलिए वो सोंगल्यू को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता और ना ही उसे अच्छा समझता है। लेकिन वो अपने मॉम डैड के सामने कुछ नहीं कहता और उसे उसका रूम दिखाने के लिए ऊपर ले जाता है। उनके जाने के बाद सोंगल्यू की मॉम मिस्टर टैंग से कहती है, मुझे लगता है हमारी सोंगल्यू के दिमाग के स्क्रू थोड़े ढीले हैं, जिस पर वो हंस पड़ते हैं और कहते हैं उसने बहुत कुछ फेस किया है इसलिए, लेकिन अब तुम फिक्र मत करो, उसके पास 6 भाई हैं जो उसका अच्छे से ध्यान रखेंगे। दूसरी तरफ शिंग्यू सोंगल्यू को उसके रूम में लेकर आता है और बड़ा बदतमीज अंदाज में उसे कहता है, तुमने मेरे ग्रैंडपा को कैसे फंसाया? मुझे पता है तुम मेरी मॉम की बेटी नहीं हो, तुमने जरूर कोई ट्रिक खेला है, लेकिन मैं तुम्हें ज्यादा दिन यहाँ टिकने नहीं दूंगा, मैं तुम्हारी सच्चाई सबके सामने ले आऊंगा। सोंगल्यू से कहती है, भाई आपको क्या लगता है मैं कैसी लड़की हूँ? तो शिंग्यू कहता है, मुझे भाई मत कहो, मेरी तुम जैसी कोई बहन नहीं, मैं अच्छे से जानता हूँ कि वो तुम ही हो जो हमेशा लिंशी को परेशान करती रहती हो, इवन के उसके ज्वेलरी डिजाइन भी कॉपी करती रहती हो, तुम एक बहुत ही चालाक लड़की हो। तो सोंगल्यू मन ही मन कहती है, लिंशी ने आज तक इसके सामने खुद को बेचारी ही दिखाया है, वो हमेशा से शिंग्यू के नजर में अच्छी बनने के लिए मुझे बुरा भला कहती रही है। तभी शिंग्यू कहता है, क्या हुआ, मेरी बात बिल्कुल सही निकली ना? समझदारी इसी में ही है कि अपना सामान पैक करो और ली फैमिली से दफा हो जाओ। तो सोंगल्यू बिना डरे जवाब देती है, मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी, अगर इतनी हिम्मत है तो भाई खुद मुझे घर से निकाल कर दिखाओ। उसका एटीट्यूड देख शिंग्यू घबरा जाता है, कहता है तुम बस इंतजार करो, मैं तुम्हें जरूर इस घर से निकलवा कर ही रहूंगा। तभी सोंगल्यू के रूम में पड़े टॉय शिंग्यू के बारे में उसे बताने लगते हैं कि छोटे यंग मास्टर जिस तरह बात करते हैं बिल्कुल प्राइमरी स्कूल के बच्चे जैसे लगते हैं। यंग मास्टर बचपन से ही अमीर और ऐशो आराम में पले बड़े हैं, उसने कभी मुश्किलें देखी ही नहीं, इसलिए थोड़ा मासूम होना नॉर्मल है, वरना खुद सोचो लिंशी उसे इतनी आसानी से बेवकूफ बनाकर अपनी उंगलियों पर नचाती ही क्यों? इसकी खोपड़ी में अकल नाम की कोई चीज है ही नहीं। तभी शिंग्यू का नेकलेस बोल पड़ता है, मेरे मास्टर का दिल बिल्कुल साफ है, वो जैसे हैं वैसे ही सामने हैं, तुम लोग पीठ पीछे उनकी बुराई मत करो। जो सुनकर वो टॉय शिंग्यू का मजाक उड़ाने लगते हैं, कहते हैं पीठ पीछे नहीं कर रहे, हम तो उसके सामने ही उसकी बुराई कर रहे हैं। जो सुनकर सोंगल्यू हंसने लगती है तो शिंग्यू कहता है, तुम हंस क्यों रही हो? तो वो बात को पलट देती है और कहती है, बस ऐसे ही मुझे कोई बात याद आ गई। तो शिंग्यू कहता है, हंस लो, अभी जितना हंसना है, क्योंकि बहुत जल्द मैं तुम्हें यहाँ से निकलवा दूंगा। तो सोंगल्यू भी उसे चैलेंज करते हुए कहती है, ओ अच्छा, तो मैं भी वेट करूंगी उस दिन का बच्चे। जो सुनकर शिंग्यू गुस्से से वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद सोंगल्यू अपना लैपटॉप खोलकर बैठ जाती है, जहाँ ज्वेलरी डिजाइन के इंस्पिरेशन के लिए उसके पास मैसेज आया हुआ था। वो रिप्लाई करती है कि कुछ टाइम में वो डिजाइन सबमिट कर देगी और खुद से कहती है, मैं तो भूल ही गई थी कि सोंगल्यू की एक और आइडेंटिटी भी है, वो बहुत अच्छी डिजाइन बनाती है, इसलिए उसको पूरी इंडस्ट्री में ब्लैक हॉर्स के नाम से जाना जाता है, लेकिन आज तक उसने अपनी आइडेंटिटी किसी के सामने रिवील नहीं की। तभी तो शिंग्यू को भी यही लगता है कि वो लिंशी की डिजाइन्स कॉपी करती है। वो ये सब सोच रही होती है कि उसे एक आइडिया आता है। वो अपनी एक पुरानी क्लाइंट को मैसेज करती है और अपनी बनी हुई पेंटिंग को रीसेंड करने को कहती है। लकीली उस क्लाइंट के पास अब तक सोंगल्यू की बनी हुई पेंटिंग थी। सोंगल्यू मन ही मन सोचती है, अब इस पेंटिंग से वो अपनी आइडेंटिटी क्लियर कर सकती है कि उसने कभी भी लिंशी को कॉपी नहीं किया था। दूसरी तरफ हम शिंग्यू को देखते हैं, जो अपने ड्रीम कार को देखकर एकदम सरप्राइज हो जाता है और अपने ग्रैंडपा से पूछता है, ये कार किसके लिए? वो मन ही मन काफी खुश हो रहा होता है कि ग्रैंडपा उसे ये कार गिफ्ट करने वाले हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो कहते हैं, अब से सोंगल्यू भी तुम्हारे साथ कॉलेज जाया करेगी, इसलिए मैंने उसके लिए कार ली है। मेरी बात कान खोलकर सुन लो, अब से सोंगल्यू को पिक एंड ड्रॉप करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है। तो शिंग्यू कहता है, ये तो बहुत गलत बात है ग्रैंडपा, मैं कब से आपसे ये कार मांग रहा था, लेकिन आपने ध्यान दिया ही नहीं। और सोंगल्यू वो तो कल ही आए हैं और आज आप उसे इतनी महंगी कार भी गिफ्ट कर रहे हो। जो सुनकर ग्रैंडपा प्राउडली कहते हैं, हाँ तो वो मेरी ग्रैंड डॉटर है और तुम्हारी
तुम्हारी सिस्टर भी, उसको किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। वैसे भी तुम तो खुद कहते थे ना कि जब तुम्हारी सिस्टर होगी तो तुम उसका बहुत ध्यान रखोगे, तो अब एक कार के लिए तुम्हें बुरा लग रहा है? तो शिंग्यो कहता है ऑफ कोर्स मैं कहता था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी बहन सोंगल्यू होगी। ग्रैंडपा वो आप सबको बेवकूफ बना रही है, वो जैसी दिखती है वैसी बिल्कुल नहीं। आपको नहीं पता उसने कॉलेज में किसी के डिजाइन कॉपी किए थे। तो ग्रैंडपा कहते हैं तुम अपनी बहन के बारे में ऐसा कैसे कह सकते हो? तभी वहाँ पर सोंगल्यू भी आ जाती है और बड़ा मासूम चेहरा बनाकर ग्रैंडपा से कहती है ग्रैंडपा मैं कसम खाती हूँ मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ग्रैंडपा कहते हैं मुझे अपनी बेटी पर पूरा यकीन है। और शिंग्यो से कहते हैं ठीक है, अगर तुम अपनी बहन को अपने साथ कॉलेज नहीं ले जाना चाहती तो कोई बात नहीं, अब से ये कार सोंगल्यू की है। और सोंगल्यू को कार के कीज थमा देते हैं, जो देखकर वो बहुत खुश हो जाती है। तो शिंग्यो कहता है आप इतनी एक्सपेंसिव कार इसको कैसे दे सकते हो, उसे तो ड्राइव करना भी नहीं आता। तो सोंगल्यू कहती है ओ हेलो, किसने कहा कि मुझे ड्राइव करना नहीं आता? और उसके सामने कार में बैठकर अच्छे से ड्राइव करके वहाँ से चली जाती है। ग्रैंडपा भी उसकी ड्राइविंग को देखकर काफी इम्प्रेस हो जाते हैं, लेकिन शिंग्यो वो तो शॉक्ड होकर रह जाता है। इन दोनों भाई बहन की तू में काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। सोंगल्यू कार ड्राइव करके वापस घर आ रही होती है तो उसका कार भी मजे से डांस कर रहा होता है और कहता है मेरी मास्टर मुझे कितना अच्छे से चलाती है। और एक वो है शिंग्यो, इतना फास्ट चलाता है कि मुझे तो डर लगने लगता है कि कहीं मेरा कोई पार्ट टूट ही ना जाए। जो सुनकर सोंगल्यू स्माइल करती है और घर पहुंचकर अपनी कार को पार्किंग में लगाकर अंदर जाने लगती है तो उसको वहीं एक खड़ी कार की आवाज आती है जो बेचारी फरियाद करी थी प्लीज मेरे मास्टर को बताओ मेरे ब्रेक फेल हैं, अगर वो मुझे लेकर गए तो उनकी जान भी जा सकती है। सोंगल्यू पीछे मुड़कर देखती है तो समझ जाती है कि ये कार उसके बिग ब्रदर की है, तो वो उसे बताने के लिए अंदर जाती है। तभी वो सामने से अपने बिग ब्रदर ली शिन को आता हुआ देख लेती है, जिसकी हर चीज परफेक्ट थी। वो इतना परफेक्ट था कि हम उसे मिस्टर परफेक्ट भी कह सकते हैं। ली शिन का टाई कहता है मेरा मास्टर हमेशा मुझे परफेक्टली सेट करता है। जो सुनकर ब्रोच कहता है मैं भी हमेशा एकदम परफेक्ट एंगल में सेट रहता हूँ। तभी शूज भी बोलता है मेरे मास्टर को ओसीडी की प्रॉब्लम है, जो कभी कभी हमारे लिए बहुत इरिटेटिंग हो जाती है क्योंकि वो फुल स्टेप भी एक सीक्वेंस में रखते हैं। सोंगल्यू उसे देखकर सोच में पड़ जाती है कि अपनी बात शुरू कैसे करे क्योंकि वो पहली बार मिल रही थी। तभी ली शिन उसके पास आता है और उसके बालों में लगे हेयर पिन को ठीक से सेट करता है क्योंकि उसके अकॉर्डिंग वो थोड़ा गलत एंगल पर लगा हुआ था। तो सोंगल्यू उसे थैंक यू कहती है। तभी ली शिन उसे देख मन ही मन कहता है मुझे ली यान ने बताया था कि इसने ग्रैंडपा की जान बचाई, जरूर इसको मेडिकल की कोई नॉलेज होगी जो ये हमसे छुपा रही है। वैसे शक्ल से बहुत मासूम लगती है, लेकिन शिंग्यो ने बताया था कि ये बहुत चालाक लड़की है और मुझे इसकी बातों में बिल्कुल नहीं आना चाहिए। तो सोंगल्यू हाथ हिलाकर उनसे कहती है कहाँ खो गए हो आप? लेकिन वो फिर भी कोई रिएक्ट नहीं करता और मन ही मन कहता है मुझे इस लड़की को जानने के लिए इसके साथ टाइम स्पेंड करना होगा, पर मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। फिर वो सोंगल्यू से कहता है अगले महीने की 3 तारीख को तुम्हारे लिए पार्टी अरेंज की है, अब से तुम्हें किसी भी हेल्प की जरूरत हो तो प्लीज मेरे पास मत आना, पहले इधर उधर चक्कर लगा लेना, अगर उनसे वो प्रॉब्लम सॉल्व ना हो पाई तो फिर मेरे पास आना। जो सुनकर सोंगल्यू मन ही मन कहती है डैड इस फैमिली के हेड हैं, अगर वो कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाए तो बिग ब्रदर भी कहाँ कर पाएंगे, मैं इनके पास क्यों जाऊंगी। तभी ली शिन वहाँ से जाने लगता है तो वो उसे रोकती है और कहती है ब्रदर मुझे आपसे कुछ बात करनी है। लेकिन ली यानो से अपना हाथ छुड़ा लेता है और अपनी सेक्रेटरी से कहता है इसकी अपॉइंटमेंट बुक कर दो। तो सेक्रेटरी सोंगल्यू से कहती है अब से 3 दिन बाद आपका अपॉइंटमेंट है क्योंकि 3 दिन तक सर का शेड्यूल काफी टाइट है। जो सुनकर सोंगल्यू भी शॉक्ड हो जाती है और कहती है क्या मतलब 3 दिन बाद, मैं अभी इनके सामने खड़ी हूँ, मुझे किसी अपॉइंटमेंट की क्या जरूरत है। तो सेक्रेटरी कहती है सर का एक एक मिनट भी बहुत ज्यादा कीमती है, आप ऑलरेडी सर के पूरे 7 मिनट वेस्ट कर चुकी हो। ली यान वहाँ से जाने लगता है तो वो उसे फिर से रोकती है और कहती है प्लीज मुझे आपसे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है, आपके कार के ब्रेक्स फेल हैं, अगर आप वो कार लेकर गए तो आप डायरेक्ट ऊपर पहुँच जाओगे। तभी वहाँ पर शिंग्यो आता है और कहता है भाई इस लायर पर कभी भी यकीन मत करना, ये लड़की 1 नंबर की झूठी है, और उसे पकड़ लेता है जबकि ली शिन वहाँ से चला जाता है। सोंगल्यू उसके पीछे जाने लगती है पर शिंग्यो उसे जाने नहीं देता। तो
सॉन्ग लियू कहती है मुझे जाने दो, बिग ब्रदर की जान खतरे में है। लेकिन शिंग्यू कहता है अपना ये ड्रामा बंद करो, तुम्हें कोई आइडिया भी है भाई का टाइम कितना कीमती है, वो हर एक मिनट में मिलियन कमाते हैं। तो सॉन्ग लियू कहती है लेकिन उनके कार के ब्रेक्स खराब हैं। शिंग्यू कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी इन बकवास बातों पर यकीन कर लूंगा? चलो एक मिनट के लिए मान लेता हूँ कि तुम सच कह रही हो, लेकिन तुम्हें कैसे पता कि भाई के कार के ब्रेक्स फेल हैं? और क्या तुम्हें पता भी है कि ब्रेक्स होते कहाँ हैं जो तुम ये बोल रही हो? तो सॉन्ग लियू कहती है मुझे उनके कार ने खुद बताया, जिस पर वो हंसने लगता है। तो सॉन्ग लियू कहती है सोच लो, अगर मैंने अपना मुंह खोला तो तुम मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। अब तुमने खुद पंगा लिया है तो सुनो, तुम्हारी हेड कह रही है कि तुम एक नंबर के बेवकूफ हो, और ये जो तुमने इयररिंग पहनी हुई है ये भी तुमसे तंग आ गए हैं, और ये शर्ट जो लिन शी ने तुम्हें गिफ्ट किया है ये कहकर कि ये ब्रांडेड है तो ये झूठ है। सच तो ये है कि ये कोई ब्रांडेड शर्ट नहीं है, बल्कि ये उसने एक रोड साइड ठेले से लिया है। शिंग्यू कहता है तुम्हें कैसे पता कि ये मुझे लिन शी ने दिया है? तो वो कहती है ऑब्वियसली तुम्हारे शर्ट ने ही बताया है, और तुम्हारा जैकेट भी रो रो कर फरियाद कर रहा है कि आज के बाद मुझे लिन शी के नीचे मत रखना। मैं जैकेट हूँ, कोई कुशन नहीं जो उसके नीचे रख दिया, मेरी भी अपनी इज्जत है। और सबसे ज्यादा दुखी आत्मा तुम्हारी अंडरवेयर। उसने बताया कि कल रात तुमने एक घटिया मूवी देखी जिसकी वजह से वो तुमसे तंग आ गया है और वो खुदकुशी करना चाहता है। अभी वो आगे कुछ बोल रही थी कि शिंग्यू उसके मुंह पर हाथ रख देता है, और यहीं पर ये पार्ट एंड होता है। नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।